हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये जो है कल एमडीयू का एमएससी फिजिक्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकाल दिया है। अभी मेरिट लिस्ट नहीं निकाली है और आपके मार्क्स जो है डिस्क्लोज़ कर दिए गए हैं। अभी जैसे कि आपने प्रोस्पेक्टस में भी देखा होगा, इसका शेड्यूल क्या रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है, आप सबकी रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम इसके लिए एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, वो हमें क्लियर नहीं है। हम एक डिपार्टमेंट में डायरेक्ट जाना है या कोई मेरिट लिस्ट आएगी या किस बेसिस पर हमारा सिलेक्शन होगा। देखिए, सबसे पहले तो अगर अभी भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप कई बच्चों की आप में से रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले जैसे मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी वो पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे हमारे पास टोटल अभी 23 वाले प्रोस्पेक्टस में तो ये डिस्क्लोज़ नहीं की हुई है। 22 से 23 में जो हमारा रहा था, टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारी 60 थी, वो सेम पैटर्न ही रहेगा, जिसमें 8 ऑल इंडिया जनरल की हैं। यानी हमारी सबसे पहले कैंडिडेट्स देखे जाएंगे जनरल के और ऑल इंडिया से। लाइक कोई हरियाणा से बाहर का बच्चा है, हरियाणा से बाहर का बच्चा है, दिल्ली से है, कोई साउथ से है, कहीं से भी है, वो 8 बच्चे बन रहे हैं। तो उन बच्चों के मार्क्स के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। अगर हमारा जनरल वाला लाइक 58 पे है और वो 58 से अबोव है तो वो उसमें आ जाएंगे। अदरवाइज जनरल का जो फर्स्ट है 58 है, वो भी ऑल इंडिया जनरल में काउंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे 8 बच्चे हो जाएंगे। इन केस वो 8 नहीं है, हमारे पास 6 है, तो बाकी जनरल से उठ के 2 बच्चे वहाँ चले जाएंगे। यानी 58 लाइक हमारा जनरल का HOGC का है, हरियाणा का जनरल कैटेगरी से, तो उससे ज़्यादा ही होना चाहिए ऑल इंडिया का। अदरवाइज HOGC वाले वहाँ चले जाएंगे। नेक्स्ट है HOGC में कितने हैं। HOGC में 23 सीट्स हैं। तो 23 सीट्स में अगर आपके जनरल कैटेगरी से कोई बच्चा है और उसके मार्क्स 23 हैं, तो आप जो है यहाँ से देख सकते हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं। आप अपने 17 पेजेस की जो लिस्ट डली हुई है उसमें से कोशिश कीजिए, जनरल वाले बच्चों के लिए बोल रही हूँ अभी मैं, कि आपसे कितने बच्चे ऐसे हैं आपके मार्क्स से जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं। अगर वो 23 से कम हैं, लाइक आपके 48 मार्क्स हैं या 44 मार्क्स कह लो, और आपसे 20 बच्चे ज़्यादा हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 22 बच्चे ज़्यादा है तो भी 23rd। कई बार क्या केस होता है कि जैसे कि आपने यूजी में ये सब पैटर्न देख ही चुके हैं, 2 बच्चों के सेम मार्क्स हो रही हैं, तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ से हम नेक्स्ट आइडिया लगता है, जिसकी भी जो है डेट ऑफ बर्थ से चेक करते हैं कि अगर बच्चे की एज ज़्यादा है तो उसको सिलेक्शन कर देते हैं, सेकेंड वाला रह जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, SC कैटेगरी 5। हमारे पास SC की 5 सीटें हैं। आप अपने मार्क्स देखिए, आपसे ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स हैं। लाइक 4 बच्चों के मार्क्स ज़्यादा हैं, 5th वाला बच्चा जानना चाह रहा है कि मेरा एडमिशन होगा या नहीं, तो उसका एडमिशन हो जाएगा। DSC डेप्रीव्ड SC है, तो शेड्यूल कास्ट, उसका भी क्या है, 5 सीटें हैं। क्या होता है, जैसे यूजी में तो यही पैटर्न होता है, इनकेस वो 5 कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं होती हैं, वो सीटें वैकेंट रह जाती हैं, तो एंड में उसको SC में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी किसी कैटेगरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो SC वालों के लिए ये बेनिफिट है। नेक्स्ट है BCA की 8 सीटें हैं। इन केस हमारे पास BCA कैटेगरी वाले बच्चे के जनरल वाले से ज़्यादा हो रहे हैं, जो 23 सीट्स थी, तो BCA वाला उठकर कहाँ चला जाएगा, जनरल में चला जाएगा। तो एक जनरल वाले बच्चे का वो लॉस हो जाएगा, BCA वाले को वो बेनिफिट मिल जाएगा। तो हो सकता है किसी बच्चे के 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं और 9th वाला जानना चाह रहा है BCA कैटेगरी से कि मेरा होगा या नहीं। यहाँ तो 8 सीटें दिख रही हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर वो जनरल में फ़ाइट किया हुआ है, जनरल वाली कैटेगरी में भी आ रहा है मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो एक बच्चा BCA में चला गया, यहाँ से वैकेंसी हो गई, तो एक बच्चे को यहाँ BCA में और मिल जाएगा। BCB में भी ऐसे ही 6 हैं। ऐसे ही BCB का है, किसी BCB कैटेगरी वाले बच्चे के मार्क्स HOGC वाले के कंपेरेबल हैं, तो वो उसमें उठ के चला जाएगा। इस तरह से HOGC वाले की एक बच्चा कम सेलेक्ट होगा BCB में। यहाँ पे जो 6 सीटें हैं, यहाँ एक बच्चा और आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से ESM है, PWD है, डिपेंडेंट ऑन एक्स सर्विस, वो डिपेंड कर रहा है। अगर हमारे पास डिसेबिलिटी वाला बच्चा नहीं है तो ESM को लाइक प्रेफरेंस दे दी जाए। वो 2 सीटें हैं। कुछ एक की रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम जो है मैं DSM के लिए अप्लाई किया हुआ है, डिपेंडेंट ऑन एक्स सर्विस में, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, तो वो उसी टाइप पे काउंसलिंग टाइम पे डिपेंड करेगा। EWS की भी 2 कैटेगरी हैं। 1 है AIOC के अकॉर्डिंग, ऑल इंडिया जनरल के अकॉर्डिंग, जो सेंट्रल के अकॉर्डिंग चलेगी उसका क्राइटेरिया। एक EWS है जो HOGC के अकॉर्डिंग है, इसका भी क्राइटेरिया क्या चलेगा, हरियाणा के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलेगा।
तो इस तरह से जो है आप अपना अभी लिस्ट से भी आइडिया सा अप्रोक्सीमेट आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। वो आप बिल्कुल क्लोज से देख सकते हैं कितने बच्चों के मार्क्स हैं, मेरे से ज़्यादा हैं कम हैं, ऑलमोस्ट राउंड फिगर में आपको आइडिया हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन आ रहा है कि मैम हमें जाके अप्रोच करना है, कैसे पता चलेगा कब हमें जो है एडमिशन लेने जाना है। देखिए जो शेड्यूल आया हुआ है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट अपनी 12 जुलाई को आ जाएगी। अभी रिज़ल्ट अपना 3 से 6 जुलाई के 3 से 6 के बीच में आना था और वो कल डिक्लेयर भी हो चुका है 4 को, यानी रिज़ल्ट मार्क्स आ चुके हैं। फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी अपनी, जिसमें टोटल सीट्स के अकॉर्डिंग वो डिवाइड करेंगे 12 जुलाई को। इसके बाद आपको फिज़िकल काउंसलिंग यानी फिज़िकली अपीयरेंस के लिए बुलाया जाएगा। कब से कब? 14 से 15 तक। 14 को जाना है और 15 आपकी लास्ट डेट रहेगी फीस सबमिशन के लिए। सेकंड फिज़िकल काउंसलिंग कब होगी? अगर यहाँ पे सीट वैकेंट रह जाती है, जैसे मैंने क्राइटेरिया ऑलरेडी पहले भी बताया था, किसी बच्चे का एडमिशन सेंटर में हो जाता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हो जाता है, या कोई KU में। अब भी कईयों की रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम MDU में लें या KU में लें। देखिए वो अपनी कन्वीनियंस से लीजिए, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में कोई ज़्यादा सा डिफरेंस नहीं है। कोई बच्चा यहाँ के आसपास का रहने वाला है तो वो उसके लिए MDU बेटर ऑप्शन हो जाएगा। अगर कोई बच्चा कुरुक्षेत्र उस साइड से है तो कुछ ऐसा ज़्यादा हुज डिफरेंस नहीं है कि आपको लगे कि मुझे KU में लेना है, मुझे MDU में लेना है। कोई सीट वैकेंट हो जाती है तो सेकंड फिज़िकल काउंसलिंग रखी हुई है 19 जुलाई की, जिसमें आपकी फ़ीस सबमिशन कहाँ तक जाएगी? 20 जुलाई तक को। इसमें आपको फिज़िकली प्रेजेंट होना होगा। इसके बाद डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट कितनी रह गई वो डिस्प्ले की जाएंगी 22 जुलाई को। फिर थर्ड, अगर कोई वैकेंसी रह गई तो थर्ड लिस्ट फिर से आएगी 24 जुलाई को, जिसकी फ़ीस आप 25 जुलाई तक सबमिट कर सकते हैं। आपको टच में रहना होगा, साइट चेक करते रहना होगा, वहाँ पे लिस्ट आती रहती है MDU की साइट पे। इसके बाद क्लासेस आपकी 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी। फिर भी कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो अपनी 4th काउंसलिंग दिखाई है वो 7 जुलाई को दिखाई है। और जो फाइनल कट ऑफ एडमिशन डेट है वो 31 अगस्त है। इसके बाद कोई एडमिशन नहीं होगा, जितने भी होंगे ऑलमोस्ट सभी फिल कर दी जाएंगे। तो इस तरह से आपका जो है एडमिशन प्रोसेस रहेगा। अभी आप 12 जुलाई का वेट कीजिए, बाकी आप MDU की साइट चेक करते रहिए। हो सकता है एक आध दिन आगे पीछे भी आपकी लिस्ट आ जाए और उसके अकॉर्डिंग आपको 2 से 3 दिन का जो है 2 ही दिन का रखा हुआ है मेन, फीस सबमिट कर सकते हैं। तो आपको ऐसे नहीं कि आपकी वो डेट निकल जाए, आपका नाम आया हुआ था और आपने साइट चेक नहीं की, सच कोई पर्सनल कॉल नहीं आने वाली है आपको। बाकी रहा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, वैसे तो आपने BSc में एडमिशन लिया था, आपको आइडिया ही होगा। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन वाली मार्कशीट चाहिए आपको। कई बार 10th 12th की नहीं भी रिक्वायरमेंट होती है, जस्ट क्वालिफाइंग जो है डिग्री चाहिए लाइक BSc की, तो आप अपनी तैयार करके रख लीजिए फ़ोटोकॉपी वगैरह। इसके बाद परिवार पहचान पत्र है वो भी आपको चाहिए। किसी ने कैटेगरी से लिया है, कैटेगरी में इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, परिवार पहचान पत्र चाहिए, या आधार कार्ड वगैरह की भी कॉपी ले ली जाती है। और जो है एडमिट कार्ड भी आई थिंक आप साथ में रखें। तो इस तरह से जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी का प्रोसेस रहेगा, ये MDU का ही नहीं, कोई भी यूनिवर्सिटी का प्रोसेस होगा। ऐसे ही एंट्रेंस होगा, फिर रिज़ल्ट निकलेगा, फिर जो है मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर आपको अप्रोच करना है फीस सबमिशन के लिए, क्या 2 दिन मिलेगा। तो सभी यूनिवर्सिटीज़ का, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का यही प्रोसेस रहेगा। आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब आप डिसाइड भी कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं लिस्ट से कि आपका एडमिशन होगा या नहीं। आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा और कैसे एडमिशन लेना है, ये सभी स्टेप्स भी क्लियर हो गए हैं। फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। बाकी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम जो है भिवानी वाली यूनिवर्सिटी का CBLU का एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर दीजिए। देखिए अभी मेरे पास वो क्वेश्चन पेपर नहीं है, अगर आपके पास हैं एंड पिछले प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्ज़ाम के, तो आप मुझे jyotidl2017@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और या फिर मैं भी ट्राई करूँगी जो है ये मुझे क्वेश्चन पेपर मिल जाएँ। बाकी आपके पास अवेलेबल हैं तो आप ज़रूर सेंड कर दीजिए। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का भी मैंने ऑलरेडी एंट्रेंस एग्ज़ाम का सॉल्यूशन डाल दिया है और 50 क्वेश्चंस थे वहाँ से, और आपने आंसर की भी चेक कर ली होगी। वैसे साइट पर भी अभी तक शायद अपलोड नहीं हुई है, तो आपको आइडिया तो हो गया होगा आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं। तो अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, लाइक YMCA का देना चाह रहे हैं, CBLU का देना चाह रहे हैं, या आप जींद यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो जो जहाँ
एग्ज़ाम हो चुका है जिस यूनिवर्सिटी का, तो एक बार उसके क्वेश्चन पेपर से गो थ्रू जरूर होकर जाइए। मोस्टली मैं सॉल्यूशन डाल रही हूँ। एमडीयू का पेंडिंग है, थोड़ा सा मेरा भी कॉलेज वर्क चल रहा है, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस का भी मैं सॉल्यूशन अपलोड कर दूँगी। थैंक यू ऑल द बेस्ट।